आज हम लोग पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास, जो एक आंचलिक उपन्यास है जो 1954 में लिखा गया, जिसका नाम है मैला आंचल। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर सारांश पढ़ेंगे, चरित्र चित्रण पढ़ेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है, हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासों में ग्रामीण चित्रण किया जाता है, गांव का वर्णन करते हैं लोग, वहाँ की जो वेशभूषा है, वातावरण है, बोली बानी सबका। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने इसमें वहाँ के जीवन का अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है, जिसमें वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। सन 1954 में प्रकाशित उस उपन्यास की कथा वस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से जुड़ी हुई है। यह स्वतंत्र होते और उसके तुरंत बाद के भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का ग्रामीण चित्र संस्करण है। रेणु के अनुसार इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी हैं और गुलाब भी हैं, कीचड़ भी हैं। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। इसमें गरीबी, रोग, भूखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार, शोषण, बाहरी आडंबरों, अंधविश्वासों आदि का चित्रण है। शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह घटनाएं एक के बाद एक घटकर विलीन हो जाती हैं और दूसरी प्रारंभ हो जाती हैं। इसमें घटना प्रधानता है, किंतु कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। इसमें नाटकीयता और किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया गया है। इसे हिंदी के आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय भी प्राप्त है। कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की इस युगांतकारी औपनिवेशिक कृति में कथा शिल्प के साथ साथ भाषा शिल्प और शैली शिल्प का विलक्षण सामंजस्य है, जो जितना सहज स्वाभाविक है उतना ही प्रभावकारी और मोहक भी है। रेणु एक गांव की कहानी के माध्यम से स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद के भारत के गांव में जन्मे राजनीतिक चेतना और आंतरविरोध को दर्शाते हैं। भारत की आज़ादी इस उपन्यास को 2 खंडों में बांट देती है। गांधी जी की हत्या के साथ ही उपन्यास अपने अंत की ओर पहुंचता है और साथ ही पतन होता है उस आदर्श राजनीति का जिसका उन्होंने कभी स्वप्न देखा था। मैला आंचल का नायक एक युवा डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। कथा का अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। अब पढ़ेंगे कथानक। कहानी देश के आज़ादी होने के कुछ समय पहले शुरू होती है। इससे अंग्रेज़ों का राज करने का तरीका देखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ कांग्रेसी गतिविधियों को दिखाया जा सकता है। बाद में सोशलिस्ट पार्टी ने भी गांव में अपने झंडे गाड़ दिए थे। इन दोनों पार्टियों की विचारधारा अर्थात कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी और कार्य करने के तरीकों में अंतर को विभिन्न घटनाओं के द्वारा दर्शाया गया है। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों पर उसकी प्रतिक्रिया भी दिखाई गई। लोगों ने यह भी पूछा कि आज़ादी के कारण ज़मीनी बदलाव क्या हुए। भारत में जब गांव के लोग एमएलए, मिनिस्टर आदि पदों पर बैठने लगे तो उनके भ्रष्ट होने को भी दिखाया गया है। गांधी जी की मृत्यु पर पूरे गांव में शोक यात्रा भी निकाली गई। गांव के लोगों को भले ही गांधी जी के जीवन और विचारधारा के बारे में कुछ ना मालूम हो, लेकिन गांधी जी महापुरुष हैं इतना मालूम है। कथा उत्तर पूर्वी बिहार के कोसी नदी के शोक से ग्रसित पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव मेरीगंज में अस्पताल खोलने और उसके पश्चात यहाँ के लोगों और उनके साथ होती घटनाओं पर आधारित है। गांव के लोग अंधविश्वासी हैं, उनमें जातिगत भेदभाव अत्यधिक है, उनकी शिक्षा, मानसिकता और बुनियादी सुविधाओं पर पिछड़ेपन की छाप है।
प्रारंभ में 3 चरित्र प्रमुख रूप से सामने आते हैं। पहला बालदेव, दूसरा डॉक्टर प्रशांत और तीसरा दासी लक्ष्मी। बालदेव जी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो जेल भी जा चुके हैं। गांव में उनका बहुत मान सम्मान है और ऐसा माना जाता है कि वो हर बात सोच समझ के करते हैं। लक्ष्मी महंत देवदास की दासी है। कम उम्र में अनाथ होने के बाद से ही मठ पर उसका शोषण होता रहा, किंतु इन सब के बावजूद वो एक बेहद समझदार और व्यवहार कुशल महिला है। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लक्ष्मी की बात कर रहे हैं जो महंत देवदास की दासी है। बालदेव जी लक्ष्मी की मदद करते हैं, जो मन ही मन लक्ष्मी के प्रति आकृष्ट होते हैं और दोनों का प्रेम बेहद पवित्र होता है। डॉक्टर प्रशांत कुमार भी एक अनाथ बच्चा था, लेकिन उसे एक आश्रम में संरक्षण मिला। वह डॉक्टरी की शिक्षा पूरी कर विदेश में संभावनाएं तलाशने के स्थान पर अपने देश में रहकर पिछड़े गांव वालों की मलेरिया, काला आजार और हैज़ा जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढने का निर्णय लेता है। पर गांव वालों की असल बीमारी तो गरीबी और जहालत है। निर्धन और विवश किसानों की स्थिति जानवरों से भिन्न नहीं है, परंतु समय के साथ किसानों में जागरण प्रारंभ होता है और स्थिति में परिवर्तन की आशाएं जाग जाती हैं। विभिन्न भिन्न विचारधाराओं का आगमन होता है। बालदेव विरोध के लिए गांधी जी के चरखा करघा के माध्यम से आत्मनिर्भरता लाने के प्रयास करते हैं। बालदेव विरोध के लिए गांधी जी के चरखा करघा के माध्यम से आत्मनिर्भरता लाने के लिए प्रयास करता है, तो कालीचरण सोशलिस्ट क्रांति की राह अपनाता है। इस प्रकार अन्य दल भी प्रवेश करते हैं। बहुत मान सम्मान है और ऐसा माना जाता है कि वो हर बात सोच समझ के करते हैं। लक्ष्मी महंत देवदास की दासी है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। परंतु आज़ादी के पश्चात यह सब उलझ कर रह जाता है। वामन दास की कहानी इसी उलझन को दर्शाती है। वह व्यथित है, गांधी जी से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है। उसने अपना पूरा जीवन जिस कांग्रेस के लिए कार्य करते हुए जिनका विरोध किया, अंततः वह पार्टी उन्हीं सब कुरीतियों और षड्यंत्रों का शिकार बनकर रह जाती है। बाकी राजनीतिक दल भी मात्र सत्ता के लोभी बनकर रह जाते हैं और जातिगत जोड़ घटाव शेष रह जाता है। इन सब द्वंद्व में उलझे प्रत्येक किरदार की अपनी समस्याएं हैं, अपनी उलझनें हैं, अपनी कहानी है, जो सब कभी एक दूसरे से विपरीत है तो कभी कभी साथ साथ चलती हैं। तथा का अंत इस संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। सामाजिक संदर्भ मैला आंचल अंचल विशेष के समाज का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से इसे सामाजिक उपन्यास भी कहेंगे। पहला पॉइंट, समाज की संरचना एवं सामाजिक संबंध। मेरीगंज छोटा सा गांव है, परंतु उसमें 12 वर्गों के लोग रहते हैं। प्रत्येक जाति का अपना मोहल्ला है, जिसे गांव के लोग टोली कहते हैं। 12 वर्गों के लोग। गांव में 3 जातियां प्रमुख हैं। पहला है राजपूत, दूसरा है कायस्थ और तीसरा है यादव। राजपूत, कायस्थ और यादव। जाति के नाम पर मोहल्लों के नाम रखे गए हैं, जैसे कायस्थ टोली या मासिक टोली, राजपूत टोली, यादव टोली, ततिया टोली, गुमर टोली। इन जातियों और उपजातियों से लोगों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, मनमुटाव, झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति है। ऊंच नीच, छूत की भावना इनमें दिलो दिमाग पर इस कदर छाई हुई है कि गांव वालों के बीच सौहार्द एवं सहयोग ना होकर उनके बीच की दरारें बढ़ती जाती हैं। भंडारे के अवसर पर राजपूत टोली वाले के साथ ब्राह्मण टोली के लोग भोजन करने से मना कर देते हैं। उनके लिए अलग से प्रबंध किया जाता है। सिपैरिया टोली के लोग ग्वाला टोली के साथ एक पंगत में खाने से इनकार कर देते हैं। कुछ लोग धमकी देते हैं कि यदि भंडारे इंतज़ाम बालदेव करेगा तो भंडारा मंचूल होगा। जाति बिरादरी का दबदबा इतना अधिक है कि कोई भी व्यक्ति यदि बिरादरी की बात नहीं मानता तो उसे जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है। बिरंची ने एक बार गवाही के बदले तहसीलदार द्वारा दी गई जलेबी खा ली थी। अफवाह उड़ी कि उसने तहसीलदार की जूठन खाई है। बस उसे सज़ा सुनाई गई। लोगों ने कहा जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। गांव में जहालत तो है ही। पूरे गांव में कुल 10 लोग दरख्स्त
दस्तखत कर सकते हैं, सिग्नेचर। आए दिन संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, काला आजार आदि के कारण लोग परेशान रहते हैं। गरीबी इतनी है कि बहुत से लोगों ने दही, चीनी, जलेबी, पूड़ी चखी तक नहीं है। यदि विद्यापति इस युग में प्रेम की मदिरा पिए हुए लोगों के बीच विवाहेतर संबंधों को नानैतिक पाया जाता है, ना ही उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महंत सेवादास भाट, मटकी कोठारी, लवणी बालची चरण और चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी पुलिया और खलासी रामदास, राम प्यारी बाल देवा, लक्ष्मी कमल, कमला और प्रशांत के संबंध विवाहेतर संबंध हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है जिनके जिनके बीच विवाहेतर संबंध है। कमला तो विवाह से पूर्व ही गर्भवती हो जाती है, पर गांव में कोई तूफान नहीं आता है। यहाँ के समाज में स्त्री की दशा सदा की तरह शोचनीय और दयनीय है। उनका यौन शोषण भी होता है और आर्थिक शोषण भी। अंधा और बूढ़ा महंत सेवादास अबोध किशोरी लक्ष्मी का यौन शोषण करता है और फुलिया के माँ बाप अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह विवाह इसलिए नहीं कराते क्योंकि उसका शरीर नोचकर प्राप्त धन से ही उसकी गृहस्थी की गाड़ी चलती है। फुलिया के माँ बाप की जो एक विधवा है। छोटी छोटी बातों को लेकर औरतों में कहाँ सुनी गाली गलौज आम बात है। रमजूदास की स्त्री और फुलिया की माँ के बीच का झगड़ा इस प्रकार के झगड़ों का स्वरूप बताता है। रमजूदास की स्त्री और फुलिया की माँ के बीच का झगड़ा। दूसरा पॉइंट है अंचल निवासियों की आधिदैविक चेतना। आंचलिक उपन्यास में अनपढ़, अज्ञानी, अंधविश्वासी लोग का चित्रण होता है। अतः लेखक अंचल में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों, शगुन अपशगुन, जादू टोना, भूत प्रेत आदि में विश्वास के चित्र भी प्रस्तुत करता है। मेरीगंज के लोग देवी देवताओं के कोप एवं कृपा में विश्वास करते हैं। प्रातःकाल वे काली थान की ओर मुँह कर काली माँ को प्रणाम करते हैं। उनका विश्वास है कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। ततिया टोली का नंदलाल एक बार जंगल में गया था। वहाँ बगुले की तरह सफ़ेद प्रेतनी ने मिलकर सांप के कोड़े से उसकी इतनी पिटाई की कि वह कुछ क्षणों में ही वहीं ढेर हो गया। जहालत और अंधविश्वास के कारण ही बुढ़ापे भी सुंदर लगने वाली तथा सबके प्रति स्नेह लुटाने वाली पार्वती मौसी को डाइन मानकर उसके साथ क्रूर और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। वे नदियों को माँ कहते हैं क्योंकि वे उनके खेतों के लिए जल तो देती है, आवश्यकता पड़ने पर नदी की पूजा अर्चना करने वालों की अनेक प्रकार से सहायता भी करती है। लेकिन यहाँ पर एक औरत का अपमान किया जाता है, उसे डायन बताया जाता है, जिसका नाम क्या है? पार्वती मौसी। यदि गृह स्वामी नदी में स्नान करता है, गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी चढ़ाता है और तो कमला मैया चांदी के बर्तन देकर गृह स्वामी के अनुष्ठान में शादी ब्याह या श्राद्ध के योग में सहायता करती है। तो कमला मैया जो है बहुत अच्छी है। अंधविश्वासी खलाजी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग रोग फैलाते हैं, सुई घोंपकर देह में जहर दे देते हैं। उनके द्वारा कुओं में दवा डालने से और उस पानी को पीने वालों को हैजे के प्रकोप का शिकार होना पड़ता है। गांव का गांव हैजे से समाप्त हो जाता है। काला आजार फैलने का कारण भी वह डॉक्टरों को बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि विलायती दवाओं में गाय का खून मिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट धार्मिक वातावरण। मेरीगंज का यह धार्मिक स्थल तो है ही, उसमें संपत्ति का आकर्षण भी है। डेरे का महंत 900 बीघे की ज़मीन का मालिक भी हो जाता है। अतः यह संपत्ति का क्रीड़ा स्थल और विकृतियों की पूर्ति का माध्यम बन गया है। मेरीगंज के लोग गांव में स्थापित मठ तथा उसमें अधिपति महंत में पूरी श्रद्धा रखते हैं। महंत द्वारा आयोजित विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। कबीरपंथी मठ होने वाले धार्मिक क्रियाकलाप के चित्र प्रातमक शब्द गायन, खंजड़ी बजाकर कीर्तन, प्रातः काल की गीत, इसको हम लोग कहते हैं प्रभाती, के बाद सत्संग होता है जिसमें मठ है कि सब लोग का भाग लेना अनिवार्य है। सत्संग में महंत जी उपस्थित लोगों को उपदेश देते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगला बिंदु है आपका राजनीतिक चेतना।
मेरीगंज में सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। बावन दास और बालदेव कांग्रेसी हैं, गांधी जी के भक्त हैं। कालीचरण समाजवादी है, समाजवादी विचारों से विद्रोह की भावना जगाता है। अन्याय अत्याचार का विरोध करता है। कौन? कालीचरण। और वही बावन दास और बालदेव कांग्रेसी हैं। नवयुवकों को क्रांति करने का आह्वान देता है। उसी के प्रतिनिधियों से मठ में नागा बाबा का समर्थन प्राप्त प्रत्याशी नरसिंह दास मठाधीश न होकर रामराज मठ का महंत बनता है। उसी के प्रतिनिधियों से खलाजी और फुलिया का चुभौना कराया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की चहल पहल का ही वर्णन है। चुनाव उनको जिताने के लिए अपनाए गए हथकंडों और चुनाव जीतने के बाद एमएलए बने राजनेताओं के कुकर्मों का पर्दाफाश किया जाता है। अगला और अंतिम आपका है प्रेम का चित्रण। मैला आंचल में 4 प्रेम कथाएं हैं। पहला प्रेम है सहदेव मिसिर और फुलिया के बीच। दूसरा है कालीचरण और मंगला के बीच। तीसरा है लक्ष्मीदासिन और बालदेव के बीच। और चौथा है कमली और डॉक्टर प्रशांत का प्रेम प्रसंग। ये एक दूसरे से अलग लेकिन अपनी निजी वैशिष्ट्य के साथ हैं। प्रेम प्रसंग की उद्भावना में रेणु जी को महारत हासिल है। उनकी कहानियों में प्रेम का जितना विविध, सुंदर और विभिन्न रूप से हमारा साक्षात्कार होता है, उसे लिपिबद्ध करना कठिन है। तो ये हम लोगों ने कुछ परिचय पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कुछ पात्रों के बारे में, फिर हम लोग कथा सार पर आएंगे। तो हम लोग बात करेंगे मैला आंचल के पात्रों की, क्योंकि पात्रों के माध्यम से पूरे पाठ को समझा जा सकता है। मैला आंचल के पात्र। मैला आंचल का कथा संसार एक छोटे से गांव में केंद्रित होने पर भी पात्रों से भरा पूरा है। मैला आंचल में एक भी ऐसा पात्र नहीं जिसे केंद्रीय कहा जा सके। रेणु अपने कथ्य के अनुरूप ही अपने पात्रों का संसार गढ़ते हैं। चूँकि मेरीगंज इस उपन्यास के केंद्र में है, अतः इसके आधे से अधिक पात्र या तो मेरीगंज के निवासी हैं या मेरीगंज उनका मुख्य कार्यक्षेत्र है। रेणु जी का चरित्र चित्रण मनोविज्ञान की आधार भूमि पर नितांत सप्राण, स्वाभाविक और मौलिक बन पड़ता है। तो पहले पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत। यद्यपि मैला आंचल एक नायक नायिका विहीन उपन्यास है, इस उपन्यास में किसी भी पात्र के चरित्रांकन को इतनी प्रमुखता नहीं दी गई उसे उपन्यास का नायक कहा जा सके। तथापि जहाँ तक पुरुष पात्रों का संबंध है, डॉक्टर प्रशांत उपन्यास के मुख्यतम पात्रों में से एक हैं। मेरीगंज के ग्रामीण वातावरण में जहाँ डॉक्टर प्रशांत का शोध कार्य और कमला का प्रेम प्रसंग भी चलता है, जिसकी परिणति उन दोनों के विवाह में होती है, कमला और डॉक्टर प्रशांत में। अब हम लोग जानेंगे डॉक्टर प्रशांत की विशेषताएं। अज्ञात कुलशील। डॉक्टर प्रशांत के माता पिता कुल गोत्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वह मेरीगंज आता है तो लोग उससे नाम के साथ साथ जाति भी पूछते हैं। प्रशांत अपनी जाति जो डॉक्टर बताता है, जब उससे यह पूछा जाता है कि बंगाली है या बिहारी, तो उसका उत्तर होता है हिंदुस्तानी। लोग समझते हैं कि डॉक्टर अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वह अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक नहीं होती। तब शायद जाति पाति के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब शायद ब्राह्मण कहने में वह गर्व अनुभव करता। इधर उधर के लोगों से उसके विषय, अपने विषय में जो कुछ सुना है वह इस प्रकार है। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग का माली, पड़ोस का हलवाई भी इसके जन्म की कहानी जानता है। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते थे, उस लड़के को देखते हो जी, उसे उपाध्याय जी ने कोशी नदी में पाया था। बंगाली डॉक्टरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर लोगों के चेहरों पर जो आश्चर्य की रेखा खींच जाती है और आँखों में जो करुणा की हल्की छाया उतर आती है, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा है। एक लावारिस लाश को भी लोग वैसी दृष्टि से देखते हैं। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी मां ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोशी मैया की गोद में से सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी ने बाढ़ पीड़ितों की हांडी देखी, नई हांडी। उसकी स्त्री को कौतूहल हुआ, ज़रा देखो ना उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी के हिलोरे से हांडी हिली
और उससे एक सांप गर्दन निकालकर भौं भौं करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई। मानो माँ ने थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उसके जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। अध्ययन काल में वह अपने पिता के रूप में अनिल कुमार बनर्जी का फर्जी नाम लिखता आया है, जबकि जाति के कालम में ब्राह्मण भरता आया है। अनिल कुमार बनर्जी और जाति ब्राह्मण। प्रशांत कुमार पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण, सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल के तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कोष्ठ में आकर बैठ गए थे। परित्यक्तता बंगाली युवती द्वारा परिपोषण। शिशु प्रशांत का पालन पोषण एक परित्यक्तता अर्थात छोड़ दी गई बंगाली युवती द्वारा किया जाता है। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी, स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर नेपाली से शादी कर ली थी। उपाध्याय जी के आश्रम में रहकर वह हिरण, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती थी। तरह तरह के पिंजड़ों को लेकर वह दिन काट लेती थी। उस दिन जब उपाध्याय दंपति ने उसको उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी थी, प्रशांत, आमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का इकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया, आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ। स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराट नगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कटाई की मास्टरनी नियुक्त हुई। प्रशांत की डॉक्टर की पढ़ाई इस अपनाई हुई माँ की इच्छा के कारण होती है। हिंदू विश्वविद्यालय से ISC पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। माँ की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशी वास करते करते काशी किसी गली में हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी ऑर्डर आया। विजय का आशीर्वाद लेकर भेजने वाली थी श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा की माँ ने जम लेते ही कोशी मैया की गोद में सौंप दिया। दूसरी ने जन समुद्र की लहरों को समर्पित कर दिया। ग्रामीण लोगों की सेवा की सच्ची भावना, ये प्रशांत का गुण है। सन 1942 के देशव्यापी आंदोलन में प्रशांत का संबंध उपाध्याय परिवार से होने कारण उसे भी नज़रबंद कर लिया गया था। जेल में उसका संपर्क विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं से हुआ। सभी दल के लोग उसे बड़े प्यार करते थे। अपने इस परिचय का लाभ उठाकर उसने अपनी नियुक्ति गांव में कराई। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वह पूर्णिया किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है, उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा था, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है, स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जी मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। यह देखिए, यह सहरसा का वह हिस्सा जहाँ पर हर साल कोशी का तांडव नृत्य होता है, और यह पूर्णिया का पूर्वी आंचल जहाँ मलेरिया और काला आजार हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आते हैं। मिनिस्टर साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल जवाब कुछ नहीं, मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में तुम MBBS हो। मलेरिया काला आजार सेंटरों में LMC डॉक्टर लिए जाते हैं। जहाँ तक मैं यह रिसर्च पूरा नहीं कर लेता, जब तक मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी डिग्री किसी काम की नहीं। अंततः प्रशांत की जीत हुई और केंद्र सरकार के परामर्श से प्रेस नोट में यह सूचित प्रकाशित की जाती है कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गाँव में मलेरिया सेंटर खोला गया है। The station will undertake malaria and Kala Azar investigation in all aspects, preventive, curative and economic। प्रशांत किसी भी साथी को उसका निर्णय पसंद नहीं आया।
कुछ ने तो इसे उसकी बेवकूफ़ी तक कह दिया। प्रशांत ने इस मामले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। मशहूर सर्जन डॉक्टर लटवर्धन ने कहा, बेवकूफ़ है। बस एकमात्र उसके प्रिंसिपल ने ही उसे इस निश्चय की सराहना करते हुए कहा था, तुमसे ही उम्मीद थी, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें किसी की सहायता हो अवश्य लिखना। उसके प्रिंसिपल द्वारा उत्साहवर्धन किए जाने के साथ मद्रास के मेडिकल गजट में भी उसके साहसिक कदम की संपादकीय लिखकर प्रशंसा की गई। उसके प्रति स्नेह भाव रखने वाली ममता के उद्गार थे। आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया, तुमने तो कभी बताया नहीं, बलिहारी है तुम्हारी। ओह प्रशांत, तुम कितने महान हो, कितने महान। प्रशांत भावुकतावश मेरीगंज में अपनी नियुक्ति नहीं करता, अपितु उसके हृदय में मलेरिया और काला आजार के विषय में शोध और निर्धन ग्रामीणों की सच्ची भावना विद्यमान है। ममता को लिखे एक पत्र में वह ग्रामवासियों के विषय में सूचित करता है। क्या लिखता है कि गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़ और अज्ञान और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेते हैं। तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। ग्रामीणों को इलाज के लिए प्रशांत दवाओं के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी समय प्रयोग करता है। कमला के विषय में ममता को लिखता है कि केस अजीब है, केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति, हट प्रवृत्ति जैसे शब्दों की छड़ी लगा देती। तो ये बहुत कुछ है, इसमें उतना पढ़ने को नहीं है। कमला के प्रति अनुराग भाव उसके मन में है। किसके मन में? डॉक्टर प्रशांत के मन में। पढ़ लें आप खुद से, थोड़ा भावुकता है उसमें बहुत सारी भरी हुई। अनथक शोध लगन है उसमें। विनोद प्रिय और हृदय है, बलवान है, साहसी है, समाजवादी पार्टी के प्रति दृढ़ आस्था रखता है, वो कुशल नेता भी है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इसके बारे में। न्यायपथ का समर्थक है, सच्चा पहलवान, कालीचरण पहलवान है।